ओके, सो यूनिट नंबर 3 लिंकन एंड लोडर। सो हम आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, जो कुछ थोड़ा सा पार्ट बाकी है किसका, डिजाइनिंग ऑफ डायरेक्ट लिंकिंग लोडर का, वो हम देखते हैं। एंड देन हम आज देखने वाले ओवरले स्ट्रक्चर। ओके, सो आज दो ही टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन इज द ओवरले स्ट्रक्चर, एंड इसका प्रीवियस जो भी लेक्चर हुआ था इसका थोड़ा टॉपिक बाकी था हमारा, वो कंप्लीट करते। ओके, तो अभी तक इस यूनिट में कंपाइल एंड गो लोडर, जनरल लोडर स्कीम कंप्लीट है, एब्सोल्यूट लोडर कंप्लीट है, देन डायरेक्ट लिंकिंग लोडर कंप्लीट है। ओके, और आज ओवरले स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय लोडर? इट लोड्स द प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी। और फंक्शन बोलो तो लोडर के 4 फंक्शंस, एनीवन? तब तक मैं आज का टॉपिक निकालती हूँ। फंक्शन बोलो लोडर के। Tell me the 4 functions of loader. Anyone? आरती, श्रुति, साक्षी, बोलो जल्दी। आपको लोडर के फंक्शंस याद नहीं है? कोई भी बोलो। हेलो, याद नहीं है, पता नहीं है, या क्या है आपका मीनिंग? ठीक है, अब जब तक फंक्शन नहीं, आपको अगर फंक्शन ही नहीं पता है तो मैं आगे के टाइप्स कैसे बोलूं, आपको एक्सप्लेन कैसे करूं टाइप्स? ठीक है, ले लो, टाइम ले लो और बोलो। जब भी आपको याद आएगा तब बोलो, तब हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हेलो, किसी को याद नहीं है? तो भी याद अभी तक मैंने पढ़ा है उसका कुछ यूज ही नहीं है। टाइप्स बोलो, चलो लोडर के टाइप्स बोलो तो। हेलो, लोडर के टाइप्स बोलो। आरती, आरती सोनवने, लोडर के टाइप्स बोलो या उसके ये बोलो फंक्शन। श्रुति, साक्षी बोलो। Function of loader is reallocation, allocation, loading and linking. ओके, सो सीक्वेंस में बोल सकते हैं कि ये फंक्शन, आपने फंक्शंस राइट बताया, देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ लोडर, ये राइट बताया, लेकिन जो सीक्वेंस है वो क्या है? कौन राइट सीक्वेंस बताएगा इसका? बोलो गायत्री। allocation, linking, reallocation and loading. थोड़ा सा अगेन सीक्वेंस चेंज हुआ है। अदर स्टूडेंट, कोई भी बोलो। अपने फंक्शनिंग प्रॉपर बताइए। देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको फंक्शंस, अलोकेशन, रीअलोकेशन, लिंकिंग और उसके बाद लोडिंग। ओके, अलोकेशन के बाद अगर लिंकिंग बोलती है, ये देखो अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन दे रहे कौन कौन से फंक्शन है तो वो राइट है। अब लोडिंग भी आपने पहले बताई, अलोकेशन भी, ये ओके, लेकिन दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लोडर। ओके, पहले अलोकेट होते हैं, देन एडजस्टमेंट होती है एड्रेस की, देन लिंकिंग होती है, एंड देन लोडिंग। ओके, भूलो मत प्लीज। और जो मेन है यूनिट का जो एटलीस्ट टाइटल है उसको तो मत भूलो। ओके, और यहाँ यही पर दिया है, पहले स्पेस अलोकेट होता है, अलोकेशन में, रीअलोकेशन में एडजस्टमेंट, जो भी एड्रेस, जो डिपेंडेंस है, जो सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन है उसकी उस एड्रेस की एडजस्टमेंट होती है। देन जो भी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दिया था सी प्रोग्राम में प्रिंटफ स्कैनफ है, उसकी जो भी लिंकिंग है क्योंकि उसके हेडर फाइल में वो फाइल, तो उसकी लिंकिंग यहाँ पर होती है। एंड लोडिंग मतलब क्या है? फिजिकली लोड दी प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी, ये लोडिंग का काम है। ओके, भूलो मत। अभी टाइप्स बोलो तो, टाइप्स ऑफ लोडर।
एक एक टाइप बताए तो भी चलेगा। लोडर के टाइप्स कौन कौन से हैं? शॉकिंग है मुझे अगर आपको लोडर के टाइप्स याद भी नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिंकिंग लोडर आगे कुछ जो भी ओवरले वगैरह बोलेंगे उसका क्या फायदा है? कोई भी बोलो, संतोषी झालटे, श्रुति, साक्षी जैन। Absolute loader, राइट, reallocating loader, रीअलोकेटिंग direct linking loader, रीअलोकेटिंग नहीं, वो रीलोकेटिंग लोडर है। हाँ, ओके, राइट direct linking loader, राइट। dynamic loader. डायनेमिक लिंकिंग कंसेप्ट है। ओके, फर्स्ट है कंपाइल एंड गो लोडर, ओके, देन सेकंड है जनरल स्कीम लोडर, देन एब्सोल्यूट लोडर, देन डायरेक्ट लिंकिंग लोडर, ओके, देन और क्या है, एक सब रूटीन लिंकेज भी उसी के अंदर आएगा। अदर टाइप, ये देखो आप स्क्रीन के ऊपर मतलब एक ओपन किया मैंने, कंपाइल एंड गो, जनरल लोडर स्कीम, एब्सोल्यूट लोडर, सब रूटीन लिंकेज, रीलोकेटिंग लोडर एंड डायरेक्ट लिंकिंग लोडर। अभी तक हमने ये 2 कंप्लीट की, सॉरी ये 3 यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, एक डायरेक्ट लिंकिंग लोडर कंप्लीट किया है। ओके, तो अभी इसके सिर्फ 2 ही टॉपिक बाकी है, सब रूटीन एंड रीलोकेटिंग। ओके, तो आज के लेक्चर में मैं डायरेक्ट लिंकिंग लोडर की जो कंसेप्ट पेंडिंग है वो एक्सप्लेन करूंगी एंड देन ओवरले स्ट्रक्चर। अभी बाकी स्टूडेंट को बोले ज्वाइन करें, क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट है। ओके, क्योंकि पता नहीं उनको क्या डर लगता है, वो ज्वाइन ही नहीं करते मीटिंग। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? लास्ट लेक्चर में ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था। सो डायरेक्ट लिंकिंग लोडर में क्या होता है, पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ अगेन, क्योंकि थोड़ा सा गैप गया 2 to 3 डेज का। सो डायरेक्ट लिंकिंग लोडर में क्या होता है, यहाँ पर मल्टीपल प्रोसीजर सेगमेंट, डेटा सेगमेंट अलाउड होते हैं, राइट। सो डायरेक्ट लिंकिंग लोडर में क्या होता है, असेंबलर ये 5 टाइप्स की इंफॉर्मेशन किसमें प्रोवाइड करता है, लोडर को देता है। ओके, तो वो ये जो भी इंफॉर्मेशन है, लेंथ ऑफ प्रोग्राम, देन कौन कौन से सिंबल डिफाइन है वो सब, एड्रेस इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेट कहाँ पर करना है, ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन जो भी असेंबलर ये लोडर को प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए ये क्या प्रोवाइड करता है, ये 4 कार्ड्स। ओके, ये 4 टास्क कार्ड, और वी कैन सेट दी फाइल्स। इस फाइल में वो असेंबलर क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन जनरेट करके किसको प्रोवाइड करता है, लोडर को। तो ESD, TXT, RLD एंड एंड। ESD मतलब एक्सटर्नल सिंबल डिक्शनरी, टेक्स्ट रिकॉर्ड मतलब TEXT रिकॉर्ड, RLD रिलोकेशन एंड लिंकिंग डिक्शनरी एंड एंड ऑफ डेज। सो ये हर टेबल के बारे में हमने देखा था, राइट। एंड देन इसका जो भी डिजाइनिंग के लिए यहाँ पर 2 पास क्रिएट होते, पास 1 एंड पास 2। सो पास 1 में अ ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल इज प्रिपेयर। तो आज के लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल कैसे क्रिएट करता है। क्योंकि लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा कि ये जो भी 4 कार्ड है, ESD, टेक्स, RLD, ये हमने एक एग्जाम के लिए क्रिएट किया था, लेकिन उसका GEST बाकी था। ओके, तो इसमें ये GEST में क्या होता है, यूज मतलब क्या स्टोर होता है, इट कंटेन एवरी एक्सटर्नल सिंबल एंड करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एड्रेस वैल्यू। सो GEST का पहले तो लॉन्ग फॉर्म याद रखो, ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल। ओके, ये प्रिपेयर करता होता है पास 1 में, एंड देन इट कंटेन एवरी एक्सटर्नल सिंबल एंड करस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एड्रेस वैल्यू। ये किसमें होता है, GEST। ओके, तो आप देख सकते हैं 2 पास में ही डायरेक्ट लिंकिंग लोडर वर्क होता है। सो पास 1 में क्या होता है, सब जो भी कार्ड्स है वो क्या होते हैं, ये क्रिएट होते हैं, एंड जो भी कार्ड्स एंड GEST की जो इंफॉर्मेशन है वो पास 2 के पास जाती है, ये पास 2 क्या करता है, फिर मेन मेमोरी में लोड करने का काम करता है। ओके, सो ये 2 पास का स्कीम है ये। सो ये एग्जांपल स्टार्ट किया था हमने, राइट एंट्रीज ऑफ ESD, TXT, RLD एंड ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल फॉर PG1 एंड PG2। तो हमने ये 4 एंड कार्ड में तो हम कुछ लिखते नहीं है, तो ये 3 कार्ड की इंफॉर्मेशन हमने कंप्लीट की थी,
एंड देन GEST, ये टेबल क्या था, बाकी था। ओके, तो ये देखो इस टाइप का एग्जांपल था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये सब टेबल्स हमने लिखे थे, मैंने पेपर पर एक्सप्लेन किया था। अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो कि GEST कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, GST की PG1 के लिए क्या वैल्यू होगी, तो सबसे इजी है। ओके, सो अगर आपको पहले का भी कुछ नहीं, अगर आपने 4 कार्ड की इंफॉर्मेशन नहीं प्लेस की, मतलब ESD वगैरह नहीं लिखा है, तो ही आप ये कर सकते हो। ओके, मतलब कुछ डिपेंड नहीं है, तो एटलीस्ट इसकी तो वैल्यू कैलकुलेट करो। ओके, तो GST में क्या होता है, ये इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल। तो इसमें क्या होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या है, पहले अज्यूम करना है, इफ यू अज्यूम दैट PG2 इज लोडेड एट लोकेशन। अब जनरली क्या होता है कि वहां पर लोकेशन गिवन होता है कि PG2 इस लोकेशन पर लोकेट है, ऐसा अगर डिजाइन है तो नो इश्यू। लेकिन अगर आप एग्जांपल देखते हो, ये एग्जांपल जो देखा है उसमें कुछ लिखा नहीं कि GST कहाँ इंस्टॉल होगा, यहाँ पर GST की इंफॉर्मेशन कुछ भी दी नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो क्या अज्यूम किया मैंने, PG2 इज लोडेड एट लोकेशन 268। सपोज 268 पर क्या है, PG2 ये क्या है, लोकेट है। ओके, सो PG2 268 पर लोकेट है, तो अब क्या करना है आपको, ये जो भी टेबल है, ये मेन प्रोग्राम था, राइट, तो इस हिसाब से क्या करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। अभी मैं कैमरा ऑन करती हूँ, फिर आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, GEST क्या है, फिर से आपको ऐसे लगेगा कि क्या टॉपिक चालू है क्या नहीं। तो GEST क्या है, लॉन्ग फॉर्म क्या है GEST का, ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल। ओके, और कौन से इसका टॉपिक है ये GST, मतलब एब्सोल्यूट लोडर का टॉपिक है, डायरेक्ट लिंकिंग लोडर का टॉपिक है, डायरेक्ट लिंकिंग। ओके। ये देखो डायरेक्ट लिंकिंग लोडर हमने स्टार्ट किया था। ओके, सो ESD कार्ड ऐसा एग्जांपल भी सॉल्व किया था। अब क्या है हमारा GEST, ओके, ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल। तो इस हम यहाँ पर अज्यूम करें, अज्यूम PG जो 2 है वो कहाँ पर लोकेट 268 पर। तो इसका लोकेशन अगर पता है तो हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस लोकेशन एड्रेस हम क्या करेंगे, बाकी के लोकेशन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि GST में क्या करते हैं, यहाँ पर सिंबल एंड उसके एड्रेसेस, ये इसका क्या है, टेबल रहता है। ओके, सो अभी आपको पता है PG2 क्या है, ये था एक प्रोग्राम था, लेकिन उसमें PG1 एंड PG2 ये सब क्या थे, उसके अंदर सिंबल्स थे। PG1 ये आपको दिखाई दे रहा है, ये PG1 का था। ओके, और PG2 कहाँ है, ये PG2 है। ओके, तो कंसीडर करो ये PG2 किस कौन से लोकेशन पर है, 268। ओके, अब कंसीडर करो, अब यहाँ पर क्या है, PG2 ये PG2 EN1 की यहाँ पर एड्रेस क्या लिखा, 60, तो 268 पे 16 ऐड करो, तो एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने कहा लिखा है, मिलने रहा GEST सिंबल एंड उसके एड्रेस। सो PG2 का लोकेशन क्या दिया है, 268। सो हम किस किस का एड्रेस फाइंड आउट करना है हमें, ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल ऐसा है, PG1 का लेते हैं, PG1 दे PG1 EN1, PG1 EN2, देन किसका एड्रेस लेना है, PG2 EN1
यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या लिखा है? जीएसटी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये लिखा है, ये एज्यूम किया, और यहाँ पर ये सिंबल, ये सिंबल किसके है? PG1 के हैं, और ये किसका है? सिंबल है PG2 का। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? मैंने क्या लिखा है ये समझ में आया क्या? तो ही जाके आपको एड्रेस कैलकुलेट करते आएगा। अरे बोलो यस और नो, समझ में नहीं आया तो नहीं बोलो, यस है तो यस बोलो। ये क्या लिखा है समझ में आया क्या? मैंने क्या लिखा? आपको जो इनपुट प्रोग्राम्स दिए हैं PG1 एंड PG2 स्लाइड में भी है। ये PG1 का हमने लिखा था, जिसके क्या लिखे मैंने? सिंबल्स PG1, PGE1, PG1, E12 एंड PG2 एंड PGEN1। ओके, तो हम यहाँ पर क्या है? 268 ये पता है। ओके, तो अब मुझे बोलो इसका एड्रेस क्या है? PG1 का एड्रेस क्या है? 60 है, राइट? लेंथ क्या है? 60। तो PG1 के लिए इससे माइनस करना पड़ेगा, 268 माइनस 60, तो कितना आएगा? 208. राइट। कैसे आया? क्यों मैंने 60 क्यों माइनस किया? क्योंकि इसकी लेंथ उतनी है। ओके, तो मिला ये का एड्रेस 268 मुझे पता है। अब PG1 का एड्रेस क्या है? 60 है, लेकिन वो प्रीवियस 0 से 68 है, और उसके बाद ये चालू था PG2। PG1 के बाद PG2 है, हाँ, इसलिए मैंने माइनस किया, ये याद रखो। ओके, 208। अब 208 में अगर मैं 20 ऐड करती तो मुझे किसका एड्रेस मिलेगा? PG1 EN1। तो क्या मिलेगा? 208 प्लस 20, क्यों 20? क्योंकि यहाँ पर उसका रिलेटिव एड्रेस 20 है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 228। ओके, देन PG1 EN2 का एड्रेस क्या है यहाँ पर? 30। सो 208 प्लस 30 क्या आएगा? 238। ओके, देन अब 268 में ये क्या है? यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा? कितना ऐड करना पड़ेगा? 16। किस में ऐड करना पड़ेगा 16? 268 में 16 ऐड करेंगे। ओके, तो क्या आएगा इसका एड्रेस? बोलो तो। 284. राइट, सो ये है इसका एड्रेस। अगर ये गिवन नहीं है तो अज्यूम करो, और गिवन है तो उस हिसाब से क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, सो ये है वैल्यूज किसकी है? ग्लोबल एक्सटर्नल सिंबल टेबल। ये देखो, मतलब एक अगर एग्जांपल आता है तो ये 10-12 मार्क्स के लिए सॉल्व करने के लिए आता ही है। सो डायरेक्ट लिंकिंग लोडर का अगर ये एग्जांपल आता है तो हमने ऐसे सॉल्व किया, एंड दे GST भी आता है। ओके, तो आप देख सकते GST एंड ये जो भी कार्ड से उसका कुछ भी रिलेशन नहीं, तो आप एटलीस्ट इसकी तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? लीज। GST हो गए, अब क्या है? इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। LESA स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना आपको? LESA, सो वो है लोकल एक्सटर्नल, इसके लॉन्ग फॉर्म भी अच्छी तरह याद करो। हाँ, लोकल एक्सटर्नल एरे। ओके, सो ये लिस्ट क्या है? ये लोकल एक्सटर्नल एरे मतलब क्या? ये देखो ये ग्लोबल क्रिएट हुआ है। ग्लोबल मतलब क्या? पूरे प्रोग्राम, मतलब PG1 एंड PG2 के लिए एक ही टेबल है। ओके, वैसे लीसा क्या होता है? हर सेगमेंट के लिए क्या होता है? ये सेपरेट क्रिएट होता है। क्रिएट फॉर ईच सेगमेंट। ओके, सो इसमें कौन कौन सी? हर इसमें क्या होता है? SD टाइप की, मतलब सोर्स डेफिनेशन एंड लोकल डेफिनेशन की एंट्रीज आती है। ओके, जो टाइप है उसकी क्या आती है? इसमें एंट्री इन्वॉल्व होती है।
ओके, सो लिसा फॉर PG1। अब मुझे बोलो PG1 के लिए कौन कौन से सिंबल्स थे? PG1 के लिए कौन कौन से सिंबल्स थे? PG1 के लिए कौन कौन से सिंबल्स है? यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये देखो, आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है, GST का एंड लिसा का। ये ग्लोबल टेबल, ये लोकल टेबल है। लोकल टेबल हर सेगमेंट के लिए अलग है। दो सेगमेंट कौन से हैं? एक PG1 सेगमेंट है, एक PG2 सेगमेंट है। तो हम इसके लिए एक टेबल क्रिएट करेंगे, इसके लिए टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, सो PG1 में कौन कौन से सिंबल्स है? तो क्या चेक करना है आपको? SD एंड LD टाइप के सिंबल्स आप क्या कर सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं SD एंड LD टाइप में कौन कौन से सिंबल है? PG1, PG1E1, PG1EN2। तो यहाँ पर क्या आएगा? PG1, PGEN1, PG1EN2। ओके, और यहाँ पर क्या आएगा? एड्रेसेस। और यहाँ पर क्या आएगा? सिंबल। अब मुझे बोलो तो इसका एड्रेसेस कैसे मिलेंगे मुझे? थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, एड्रेस कैसे मिलेगी? We already calculate these addresses. Okay, so यहाँ पर क्या लिखना है? 208, 228 and 238. Okay, ये समझ में आए कि आपको? बोलो तो प्लीज, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलने वाली हूँ मैं PG2 का, इसलिए बोलो। ये समझ में आए कि आपको? हेलो, अरे यस नो बोलो। हेलो, ठीक है, कैलकुलेट करो इसका। ये टेबल, लिसा टेबल फॉर PG2, बोलो क्या आएंगे वैल्यूज? बोलो। श्रुति संचेती, बोलो। श्रुति संचेती, महिमा कासलीवाल, साक्षी जैन, स्नेहा पारके, बोले। चैतन्य काळे, मयूर ठाकुर, बोले जल्दी। इसके लिए कौन से सिंबल्स आएंगे? मैंने बताया आपको, यहाँ यहीं से लेना है आपको। PG2, PG2EN1। PG2 गुड। हाँ, आपका नाम? मतलब मैंने यहाँ पर देखा नहीं, कौन बोला है? महिमा। महिमा, गुड महिमा। एड्रेस बोल सकते हैं कैलकुलेट कैसे किए? मतलब यहाँ पर क्या लिखूंगी मैं? यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? PG2 की क्या वैल्यू? मैम एड्रेस कैलकुलेट करने का फिर से बोलो ना, कैसे करते हैं? नहीं रे, यही से लेना है। ये ग्लोबल सिंबल टेबल जो भी है ना, वही से एज इट इज कॉपी करना है। हमने किया ना एक बार। मैम 268, 284। राइट। यहाँ पर क्या है? ग्लोबल मतलब ये पूरे प्रोग्राम का टेबल। ओके, लिसा में लोकल एक्सटर्नल टेबल, मतलब हर सेगमेंट के लिए वो अलग अलग क्रिएट होगा। ओके, और सिर्फ ये यहाँ पर क्या है, एक बार इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट आपने अच्छी तरह की, तो ये भी टेबल क्रिएट होता है, ये लिसा भी टेबल क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं। ओके, अंडरस्टूड? यस। ओके, सो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है ओवरले स्ट्रक्चर। ओके, सो ओवरले स्ट्रक्चर, ये कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ये कंसेप्ट है, देन मैं उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ कि ओवरले क्या स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो फर्स्ट हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि सपोज एक प्रोग्राम है, ए प्रोग्राम, उसमें सपोज 20 के उसको मेमोरी लगेगी, बी को सपोज 30 के मेमोरी लगेगी, सी को सपोज 40 के मेमोरी लगेगी,
डी को अगेन 20K लगेगी, ई को फिर से 10K इतनी मेमोरी लगेगी। ओके, सो बाद में क्या होता है बोलो तो, इसकी इतनी मेमोरी कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, एडिशन करो, टोटल मेमोरी कितनी आएगी ये 120 120K ना। सो इतनी मेमोरी, अब क्या होगा, नॉर्मल ओवरले स्ट्रक्चर अभी तक नहीं, इतना ही सोचो। हाँ, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है पाइजे वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सब क्या है, ये एक हम कैसे देखो, मैं पहले एक स्ट्रक्चर दे, सपोज मेरा एक मेन प्रोग्राम है, राइट, मेन प्रोग्राम है जिसमें मैंने सपोज कॉल ए को किया है, देन ओके, देन ए प्रोग्राम में मैंने किसको कॉल किया है, बी को कॉल किया है, सी को कॉल किया है, डी को कॉल किया है। ओके, एंड देन बस स्ट्रक्चर समझ आ, मेन प्रोग्राम में मैंने ए को कॉल किया, ए के अंदर किसको कॉल किया, बी सी डी को कॉल किया, राइट। मतलब यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर, ए में किस पर कॉल किया है, ए ने बी को कॉल किया, सी को कॉल किया, डी को कॉल किया, राइट। यस और नो, ये समझ में आया कि एक प्रोग्राम लिया मैंने, ये देखो पहले मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि ये पूरे से सब प्रोग्राम, एक मेन प्रोग्राम, इसके सब प्रोग्राम से ये पूरा एक प्रोग्राम है। लोडर क्या कर रहा है, लोडर ने क्या किया है, यहाँ पर एक मेमोरी ली और मेमोरी में क्या किया, उसको स्टोर किया, मतलब यहाँ पर ए को स्टोर किया, ए को स्टोर किया, राइट। देन यहाँ पर बी को स्टोर किया, देन यहाँ पर सी को स्टोर किया, ऐसे करेगा ना मेमोरी में, ऐसे स्टोर हो जाएगा। डी 20K स्टोर हो रहा है, देन ई इतना 10K स्टोर हो रहा है। ओके, सो यहाँ कितनी मेमोरी लगी, यहाँ पर आपने बताया ना 120K मेमोरी लगी ना, यस और नो। ये देखो टाइम खत्म होने आ रहा है, तो मुझे बोला आपको अभी तक जो पढ़ा है मैंने समझ में आया, मैंने इतना ही बताया, इतने प्रोग्राम से उसको इतनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी। तो इसको इतनी मेमोरी लगेगी। ये पूरा एक सपोज SNJB नाम का एक प्रोग्राम है, इसमें इतने फंक्शंस थे, वो सब ने एक दूसरे को कॉल किया और इसको इतनी मेमोरी लगी। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैंने इसके लिए ये भी एग्जांपल दिया, तो कौन किसको कॉल कर रहा है, ए को किसने कॉल किया, बी सी डी ई को कॉल किया। ओके, एंड अगेन बी किसको कॉल कर रहा है, सी को, एंड डी कॉल कर रहा है। अंडरस्टूड स्ट्रक्चर, तो मैंने यहाँ पर अगेन लिखते, बी ने किसको कॉल किया है, सी एंड डी को कॉल किया, यस और नो। ये समझ में आया कि मैंने क्या लिखा है, ए प्रोग्राम में बी सी डी को कॉल किया, बी ने सी एंड डी को कॉल किया। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कॉल नहीं हो रहा है, ई कॉल नहीं हो रहा है, राइट। देन यहाँ पर सी एंड डी भी कॉल हो रहे हैं क्या बार बार, मतलब सी एंड डी को मतलब ये किसी को कॉल कर रहे हैं क्या, सी एंड डी नहीं, वो किसी को कॉल नहीं करे, राइट। सो यहाँ पर क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर मतलब जैसे था, ये हमने एज इट इज प्रोग्राम किया, लेकिन ये एज इट इज ऐसे सेव नहीं करना है हमें प्रोग्राम में, एज इट इज अगर सीक्वेंस में हम सेव करते हैं तो इतनी मेमोरी लग रही। सो हम क्या करेंगे, इसका जो सेविंग का स्ट्रक्चर है, जो हम मेमोरी में लोड कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। सो चेंज करने के लिए हम क्या देखेंगे, कि हम देखेंगे कि कौन से प्रोग्राम में किसको कॉल किया है, किसकी जरूरत है। अब देखो जब ए कॉल हो रहा है तो बाकी का सी एंड डी या ई का कुछ यूज हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था। ओके, तो पहले ही सब इतनी मेमोरी है, तो हम क्या, मतलब यहाँ पर ओवरले स्ट्रक्चर क्या एक्सप्लेन करता है, पहले तो जो जैसे प्लेनली मत लोड करो, उस स्ट्रक्चर को चेंज करो, लोड करने का स्ट्रक्चर को चेंज करो। तो वो चेंज करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, किसने किसको कॉल किया, पहले ये चेक करो, डिपेंडेंट है क्या कोई, साइमल्टेनियसली कितने कॉल हो रहे, ये बी डी ई कॉल हो रहे।
तो हमें ये देखकर क्या करना है, मेमोरी में लोड करना है। सो उसका यूज क्या रहेगा, मेमोरी कम लगेगी। तो यहाँ पर 120K लग रही थी, तो ऐसे भी हो सकता है 80K इतनी मेमोरी लगे, तो मेमोरी यहाँ पर क्या होती, सेव होती। तो ओवरले स्ट्रक्चर का पर्पज क्या है कि मेमोरी सेव होती है इससे। ओके, तो इतनी मेमोरी नहीं लगेगी हमें, इससे कम मेमोरी लगेगी। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को जो लोड करने का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करेंगे, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओवरले स्ट्रक्चर। ओके, सो वो कैसे, मैं अभी पीपीटी पर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया आपको। पहले ये था, हमने एज इट इज सेव किया, फिर इस स्ट्रक्चर को हम चेंज करने के लिए हम देख रहे हैं किसने किसको कॉल किया है। देन हम देखेंगे डिपेंडेंट कौन है नहीं। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, उसको अब ओवरले स्ट्रक्चर से क्या करेंगे, सेव करेंगे। सो ओवरले स्ट्रक्चर मतलब वो जो भी सेविंग है उसकी अरेंजमेंट हमें क्या करना है, चेंज करना है। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, पहले तो अटेंडेंस देती हूँ। अटेंडेंस दे दो और ध्यान दे दो। अभी मैं फिर से ओवरले स्ट्रक्चर ये भी जनरली एग्जाम में बहुत बार आता है। सो ये अभी मैंने फर्स्ट इसमें भी देखा, यहाँ पर थ्योरी है। सो यहाँ पर क्या है कि हर टाइम क्या होता है कि हम फिक्स पार्टीशन करते साइज का, मतलब अभी यहाँ पर 20K 30K जितनी लग रही थी वो फिक्स पार्टीशन था, तो उसके अंदर उतना प्रोग्राम सेव हो जाए, वो यूज हो ना हो। लेकिन हम क्या करते, उसको लोड ही करते, तो अननेसेसरी वहां पर वो प्रोग्राम कॉल भी नहीं होता, तो भी अननेसेसरी वो क्या करता है, मेमोरी को रिजर्व करके रखता है। ओके, सो हमें यही चेंज करना है। इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया है, ये ओवरले स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो ये उसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ओवरले। सो द कंसेप्ट ऑफ ओवरले इज द व्हेनेवर अ प्रोसेसिंग इज रनिंग, it will be not using the complete program at the same time, it will be use only some part of it. So प्रोग्राम अगर है तो हर टाइम सब प्रोग्राम एट ए टाइम रन होते हैं क्या, नहीं होते। एट ए टाइम एक आधा ही प्रोग्राम रन होता होगा, या उसके डिपेंडेंट ये जो भी है प्रोग्राम वही क्या होते हैं, रन होते हैं। ओके, सो the overlay concept say the whatever the part you required you load it once the part is done। मतलब जो रिक्वायर्ड पार्ट है ना उसको क्या करो, लोड करो। मतलब पैरेलली आप क्या कर सकते, दो पार्ट भी क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम कोड और अदर डेटा कोड इनटू इंटरनल मेमोरी। सो हम क्या करेंगे, ब्लॉक का ट्रांसफर करेंगे। मतलब जैसे अभी एग्जांपल में मैंने ABCD दिया, उस ब्लॉक को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे उस ब्लॉक को। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर दिया था सेम है। तो ये देखो आप प्रोग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर 100 के, अभी यहाँ पर तो एग्जाम्पल में थोड़ा अलग है, मैंने अलग लिया था। तो यहाँ पर देखो ए ने किसको कॉल किया, सब प्रोग्राम ए कॉल BDE और सब प्रोग्राम बी कॉल CE। तो C एंड E नॉट कॉल एनी अदर प्रोग्राम, तो वो किसी को कॉल नहीं कर रहे। तो हम ये मेन प्रोग्राम मतलब ऐसे लोड करते हैं, और ये क्या है, ओवरले स्ट्रक्चर जहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया किसने किसको कॉल किया। तो जब भी हम स्टोर करेंगे तो कैसे करेंगे, A20K, ओके, B एंड D। सो ये पार्ट में B एंड D, क्योंकि A साइमल्टेनियस इनको कॉल कर रहे हैं और ये दोनों सेपरेट है ना, ये डिपेंड है क्या, नहीं, ये सेपरेट है। तो डायरेक्टली यही पर उसको क्या किया, पार्टीशनिंग की। ओके, देन E, यहाँ पर E क्या है, कॉमन है, तो वो क्या B किसको कॉल करेगा, देन B एंड E को कॉल करेगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके ये जो भी प्रोग्राम है एग्जांपल, इसमें 100K लग रही थी, लेकिन यूजिंग दी ओवरले स्ट्रक्चर उसको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, ओनली 70K। ओके, so it is the possible storage assignment of each procedure। ओके, कंसेप्ट समझ में आई ओवरले स्ट्रक्चर की। हेलो, या अगेन कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, या एग्जांपल लेना है फिर से।
कंसेप्ट इजी है, जो भी प्रोग्राम है वो सीक्वेंसली नहीं स्टोर करना है, और जिसका यूज हो नहीं रहा है अभी, तो उसको हम यहाँ पर क्या हाँ वो ई कैसे आवाज ब्रेक हुआ है आपका। ई का क्या, ई का कैसे स्टोरेज ई का कैसे स्टोरेज किया, ऐसे बोल रहे क्या? ऐसा ही क्वेश्चन है ना आपका, ई का स्टोरेज। यस मैम ओके, तो ये देखो यहाँ पर क्या है, सी एंड ई, मैं अभी ये एग्जांपल के रिलेटेड बात करें। यहाँ पर देखो ना सी एंड ई, तो यहाँ पर ही साइमल्टेनियसली सी एंड ई, यहाँ पर कितने हो रहे हैं 50, तो यही पर क्या हो रहा है, आप मतलब यही पर स्टोर करना है, पार्टीशनिंग करनी है। ओके, ई का यही पर स्टोर किया ना, 20 के उसको लग रहे थे, सी को 30 के लग रहे हैं, राइट? हेलो, तो ये जब भी यस मैम मतलब ये जो भी स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं ना, उसको एज इट इज मेमोरी में प्लेस करना है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हम डिपेंडेंसी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ना कौन सा प्रोग्राम किसको कॉल कर रहा है। यहाँ से हमने ये स्ट्रक्चर डिजाइन किया, राइट? और यही स्ट्रक्चर एज इट इज मेमोरी में क्या करना है, स्टोर करना है। ऐसे नहीं करना है, इस वे से करना है। ओके, लेके तो कल एक हाँ फर्स्ट 5 मिनट्स में फिर से लगे तो ये एग्जांपल देख लेंगे। ओके, तो अभी लेस देन 1 मिनट है। तो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, अटेंडेंस दे दो।